हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट का द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने अबनॉर्मल लॉस किया था। कोई बता सकता है व्हाट वाज द अबनॉर्मल लॉस? बिल्कुल ठीक जी, अबनॉर्मल लॉस वाज द अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो नॉर्मल लॉस क्या होगा? नॉर्मल लॉस इज द एक्सपेक्टेड लॉस, कि जो मुझे पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे या जो भी हम काम करेंगे, कंसाइन करेंगे, इतना लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, सच अ लॉस इज नोन एज द नॉर्मल लॉस। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, फिर आगे इसकी वैल्यूएशन देखेंगे किस तरह से करनी है। फर्स्ट, देयर इज नो वैल्यूएशन ऑफ द नॉर्मल लॉस. It only results in the reduction of units finally resulting in increasing the cost of the remaining units. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था अब नॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यूएशन एक वर्किंग नोट में हम किया करते थे। नॉर्मल लॉस की हमें वैल्यूएशन नहीं करनी है। ठीक है, देयर इज नो वैल्यूएशन ऑफ द नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस क्या करता है? ये सिर्फ रिडक्शन इन द यूनिट्स कर देता है। इससे सिर्फ आपके यूनिट्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है या इन्फ्लेट हो जाती है। इसको एक समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कंसाइनर ने 1000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंसाइन किया था टू दी कंसाइनी एट ₹70 पर लीटर। तो इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 70,000 रुपीज़. ठीक है, इसमें से वो कहता है रास्ते में जो भी उसने कंटेनर के थ्रू उसको भेजा था, जितना मर्जी बढ़िया कंटेनर वो यूज़ कर ले, उसको पता है कि 2 लीटर्स इवेपोरेट हो जाएगा या लीक हो जाएगा। पता है, हर बार होता ही होता है। तो दिस 2 liters of petrol which is leaked या evaporated is treated as the normal loss. तो अब उसके पास कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स पहुंचेंगे? 998 लीटर्स. ठीक है, और ये लॉस पता होता ही होता है। तो कंसाइनर या हर बिजनेसमैन क्या करेगा? वो ये करेगा कि ये जो 998 लीटर्स की कॉस्ट है, वो बोलेगा उसकी कॉस्ट कितनी है? 70,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है। तो पर लीटर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 70,000 डिवाइडेड बाय 998, दैट इज इक्वल टू 70 रुपीज़ 14 पैसा पर लीटर. ठीक है, उसको पता है कि लॉस होना है, और एक्सपेक्टेड लॉस की इंश्योरेंस भी नहीं होती है, नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस भी नहीं होती है। तो बिजनेसमैन अपने सिर पे इस लॉस को नहीं लेके जाएगा। वो क्या करेगा? जो भी यूनिट्स खराब हुए हैं, बचे हुए यूनिट्स की वो पुरानी वाली कॉस्ट बना देगा। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं होती है, ये बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखनी है नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन में, वर्किंग नोट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, एक वर्किंग नोट अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जब भी नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन आता है, एक वर्किंग नोट हमें बनाना होता है. तो इस केस में जो वर्किंग नोट बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन आईपी का आपको दिया गया है, हम वो वर्किंग नोट कॉस्ट प्राइस बेसिस पे ही बना के दिखाएंगे. ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वहाँ से डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लॉस किस तरह से हमें क्वेश्चन में डील करना है. ठीक है, आपको गिवन है हिंदुस्तान ट्रेडर्स consigned 20,000 kgs of oil to गणेश ट्रेडर्स ऑफ बीजापुर. तो हिंदुस्तान ट्रेडर्स हमारा कंसाइनर हो जाएगा, और जो हमारा गणेश ट्रेडर्स गिवन है दैट इज द कंसाइनी. ठीक है, द इनवॉइस प्राइस ऑफ ईच केजी वाज 80 रुपीज़. हमें दिया गया है कि इनवॉइस प्राइस कितना है? 80 रुपीज़ पर केजी. ठीक है जी, और साथ में वो कहता है एंड द प्रॉफिट वॉज कॉस्ट प्लस 25%. इसके साथ लिखा है दिस वॉज कॉस्ट प्लस 25%.
अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो कहता है जो 80 रुपीज़ उसने आईपी कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया, जो भी कॉस्ट था उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ा है और वो 80 रुपीज़ उसने कैलकुलेट कर दिया है। तो इस स्टेटमेंट का फाइनली मतलब है कि दिस इज प्रॉफिट इज 25% ऑन दी कॉस्ट प्राइस। तो अगर मुझे इस प्राइस में कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कितना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, ये हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि दो पैरामीटर्स चेक करते हुए चलने हैं, प्रॉफिट किस प्राइस पे गिवन है और जो अल्टीमेट चीज़ गिवन है वो हमें कौन सा प्राइस दिया गया है। तो हमें इनवॉइस प्राइस गिवन है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे है, तो डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमें इक्वेट करना होगा। किस चीज़ को 100 मान लेते थे? जिस चीज़ पे प्रॉफिट दिया होता था उस चीज़ को हम 100 मान लेते थे। तो हम कॉस्ट को ले लेते हैं, दैट इज 100 रुपीज़। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट मैंने 25% ऑफ 100, तो 25 आ गया। तो इनवॉइस प्राइस की वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो ये हमारी यूनिटरी की वैल्यू बन जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को, कि जब आईपी 125 होता है तो हमें प्रॉफिट कितना होता है? 25 रुपीज़ का। तो जब आईपी 80 रुपीज़ का है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 बाई 125 ऑफ 80, दैट इज इक्वल टू 16 रुपीज़ पर केजी। और कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? कॉस्ट इज आईपी माइनस प्रॉफिट। तो 80 रुपीज़ का आईपी है, 16 रुपये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब 64 रुपीज़ पर केजी आपकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा है वहाँ से हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। आईपी गिवन है, प्रॉफिट बताया गया है, तो मैंने आईपी से कैलकुलेट कर दिया है या सेग्रीगेट कर दिया है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। वो कहता है 3000 kgs ऑफ ऑयल वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर ₹70,000। ठीक है, वो कहता है रास्ते में कुछ लॉस हुआ था 3000 kgs का, जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम दिया है फॉर ₹70,000। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो गिवन लॉस है ये अबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं होती है, पर ये हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, तो इसका मतलब ये जो गिवन लॉस है दिस इज दी अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल लॉस होगा या अबनॉर्मल लॉस होगा, दोनों लॉसेज इकट्ठे भी एक क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। आगे कहता है द कंसाइनी सेल्स 12,000 kgs ऑफ द ऑयल एट ₹100 पर kg। तो इस सेल्स की वैल्यू दी गई है। He also reported a loss of 1000 kgs due to leakage which was accepted and allowed as the normal loss। ठीक है, तो स्पेसिफाइड है। वो कहता है कंसाइनी ने बताया कि 1000 kgs और लीकेज के कारण लॉस हो गया था, जिसको नॉर्मल लॉस हमें ट्रीट करना है। ठीक है जी। द कंसाइनीज एक्सपेंसेस वर 4000 फॉर गोडाउन रेंट एंड 2000 फॉर सेल्स एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस गिवन है। कमीशन आपको गिवन है 7.5% ऑफ द सेल्स प्राइस। हमें कैलकुलेट करना है या हमें प्रिपेयर करना है दी कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है। चलिए वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट से पहले एक वर्किंग नोट हम प्रिपेयर कर लेंगे। वर्किंग नोट अगर आप लोग सही बना लेते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत ईजिली आप बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वर्किंग नोट, इसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना है, मैंने आपको अभी लिखवाया था इंपॉर्टेंट करके कि जो वर्किंग नोट बनाएंगे हम कॉस्ट प्राइस बेसिस पे बनाएंगे, तो आईपी नहीं लेना, कॉस्ट प्राइस लेना है। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, एंड नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये 5 कॉलम्स हमने बनाए हैं, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, द कॉस्ट प्राइस, कंसाइनीज एक्सपेंसेस एंड द नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो गुड्स सेंड सबसे पहले लिखते हैं कि कितने गुड्स उसने सेंड किए थे। तो हमें स्टार्टिंग में गिवन था कितने केजेस उसने कंसाइन किए थे,
20,000 केजेस उसने कंसाइन किए थे। ठीक है, तो यहाँ यूनिट्स हमारे केजेस में है, तो 20,000 केजेस कंसाइन किए थे। कॉस्ट प्राइस कितना हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो 80 में से हमने निकाला था, 16 का प्रॉफिट है, तो 64 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो 64 पर केजी कॉस्ट प्राइस है, तो 20,000 केजेस की टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 64 इंटू 20,000, दैट इज 12,80,000 रुपीज़। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस का टोटल देख लेते हैं क्या है। आपको गिवन है कंसाइनर पेड 16,000 एज फ्रेट एंड 20,000 एज द पैकिंग चार्जेस एंड 4,000 एज इंश्योरेंस। तो कंसाइनर के 3 खर्चे दिए गए हैं। ठीक है, फ्रेट 16,000, पैकिंग 20,000 एंड 4,000 एज इंश्योरेंस। तो हम टोटल लिख देते हैं यहाँ पर, तो तीनों एक्सपेंसेस का टोटल आ जाता है 40,000। कंसाइनी के एक्सपेंसेस हमें 2 गिवन है। एक आपको गिवन था कि गोडाउन रेंट 4,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एट 2,000 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से नॉन रेकरिंग कौन सा है? गोडाउन रेंट रेकरिंग होता है, नहीं यूज़ करेंगे। सेल्स एक्सपेंसेस वो भी रेकरिंग होता है, वो भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे इस गिवन क्वेश्चन में नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस एक भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन कहता है कि रास्ते में कुछ अबनॉर्मल लॉस हो गया था, कितने यूनिट्स का या कितने केजेस का, 3,000 केजेस का वो कहता अबनॉर्मल लॉस उसने इंकर किया था। तो जैसे इसकी वैल्यूएशन किया करते थे पहले वो ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस वर्किंग नोट की जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक और वर्किंग नोट वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस इसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था, ये भी किस प्राइस पे निकलता है, ये भी कॉस्ट प्राइस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 64 पर केजी, हम 3,000 केजीज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1,92,000 प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस वो देखते हैं कितने। कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे 40,000, कितने केजेस के लिए, 20,000 के लिए। तो 20,000 केजेस के लिए 40,000 थे, हम 3,000 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 3,000 के लिए हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 3,000, दैट इज 6,000 रुपीज़। क्या हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे? वैसे तो गिवन ही नहीं है, तो गिवन नहीं है तो आने ही नहीं चाहिए है। अगर होते भी तब आपको क्या लगता है हमें इंक्लूड करना चाहिए था या नहीं? नहीं जी, उस केस में भी नहीं करना, क्योंकि दिस इज द लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट लॉस में हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो जो यूनिट्स हैं उसको यूनिट से माइनस करते हैं, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं, और जो इसके प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हमने निकाले हैं वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस करने के बाद फिगर्स बचती हैं 17,000, दिस इज 10,88,000 एंड दिस इज 34,000 रुपीज़। ठीक है जी, अगली चीज़ क्वेश्चन में दी गई थी नॉर्मल लॉस ऑफ 1,000 केजीज। हमने लिखा था कि नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इसके सिर्फ यूनिट्स कम हो जाएंगे, इसकी वैल्यूएशन नहीं करनी है। तो अब क्या होगा, 16,000, 1088, 34,000, और ये तो हमें गिवन ही नहीं है। तो इस नॉर्मल लॉस ने क्या किया, जो चीज़ जो कॉस्ट और जो बाकी एक्सपेंसेस पहले 17,000 केजीज के थे अब वो 16,000 केजीज के लिए बना दिए गए हैं। ठीक है जी, इसमें से सेल्स के यूनिट्स को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखना है यहाँ सिर्फ सेल्स के यूनिट्स को उठाया है टू कैलकुलेट दी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, एज सच हमें यहाँ पर सेल्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सेल्स के यूनिट को यहाँ से माइनस कर दिया कि उसके बाद 16,000 यूनिट्स पहुँचे थे, 12,000 उसने बेच दिए हैं, तो इसका मतलब 4,000 केजेस उसके पास अभी भी पड़े हुए हैं। अभी तक जो हम करते आए थे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कुछ इस तरह से किया करते थे, यहाँ इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहीं से प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो 4,000 केजीज है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं कि 16,000 केजेस। ठीक है, इस वाले पॉइंट को उठा लेते हैं, ध्यान रखना है जो भी सेल से पहले वाली फिगर होगी वो आपने यूज़ करनी है टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट के लिए 16,000 केजीज की कॉस्ट थी हमारे पास 10,88,000,
तो हम 4000 केजीज की निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हो जाएगा 1088 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 4,000। तो देख लेते हैं कितनी आती है वैल्यू। 10,88,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 4,000, ये वैल्यू आ जाती है 2,72,000 रुपीज़। ठीक है जी। ऐसे ही प्रोपोर्शनेट कंसाइनर के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं कि 16,000 केजीज के लिए थे 34,000, तो 4,000 केजीज के लिए कितने हो जाएंगे 34,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 4,000, 8,500। सेम ऐसे ही ये चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई वैल्यू होती तो इतने केजीज की ये वैल्यू है, तो 4,000 की क्या होती, वो वैल्यू भी हमने निकाल देनी थी। और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग ऑफ द कंसाइनीज एक्सपेंसेस। तो 272 प्लस 8,500 प्लस 0, तो मेरे टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी दैट इज 2,80,500 रुपीज। ठीक है। आंसर में मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है 344,500। ऐसा क्यों, क्या हमने कोई गलती की है? नहीं जी, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, यहाँ तक हमने बिल्कुल सही इसको कैलकुलेट किया है। अगर आपको ध्यान हो, क्लोजिंग स्टॉक हम कॉस्ट पे नहीं निकालते थे, हम आईपी बेसिस पे कैलकुलेट किया करते थे। तो ये तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाली है, तो इसका आईपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसमें अलग से प्रॉफिट ऐड कर दूं तो आईपी बन जाएगा। ध्यान रखना है, वर्किंग नोट में आईपी नहीं यूज करना है, वर्किंग नोट कॉस्ट पे ही बनाना है। आईपी चाहिए है, लास्ट में अलग से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो वो चीज़ आईपी पे कन्वर्ट हो जाएगी। प्रॉफिट कितना था, 16 रुपये पर केजी। ये 4,000 केजीज हैं क्लोजिंग स्टॉक के, तो ये वैल्यू हो जाती है 64,000 रुपीज़। तो मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी हो जाएगा 3,44,500 रुपीज़। तो यहाँ पर ये मेरा वर्किंग नोट खत्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप ये ध्यान से कर लेते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, यहीं से उठा के फिगर्स डालनी है, वो सीधा साधा सा कंसाइनमेंट अकाउंट आप बना लेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आपने समझनी है। ठीक है। तो एक बार इसको देखिए, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर आगे का कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो मेरा फेयर आंसर दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्चुअली बनाना तो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट ही है। ठीक है जी। हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, पहली एंट्री, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन कॉस्ट का होता है तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग एंट्रीज डालते हैं। अगर आईपी का क्वेश्चन होता है तो आईपी के अकॉर्डिंग ये पहली एंट्री डाल दी जाती है। तो 20,000 केजीज थे, आईपीए में गिवन था 80 रुपीज़ पर केजी, तो टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी 16 लाख रुपीज़। आईपी पे है तो इसकी लोडिंग डालनी है बाय साइड पे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लोडिंग की वैल्यू 20,000 केजीज थे, पर केजी हमने कैलकुलेट किया था 16 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 3,20,000 रुपीज़। ठीक है। तो पहली एंट्री गुड सेंट की हमने डाल दी है। अगली एंट्री हम डाला करते थे टू कैश या टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। ठीक है। वो एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं क्या गिवन है। एक आपको गिवन था फ्रेट, 16,000 का फ्रेट गिवन था। ठीक है जी। उसके बाद 20,000 के पैकिंग एक्सपेंसेस गिवन थे। ठीक है। और 4,000 की आपको इंश्योरेंस की वैल्यू दी गई थी। तो ये टोटल हमारे पास 40,000 के कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए गए थे। अगली एंट्री टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी का नाम यहाँ क्या था हमारा, गणेश ट्रेडर्स। ठीक है। तो गणेश ट्रेडर्स का अकाउंट, उसके एक्सपेंसेस के लिए तो 2 एक्सपेंसेस हमें दिए गए थे। क्या क्या एक्सपेंसेस थे, वो कहता 4,000 गोडाउन रेंट है, और 2,000 आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो टोटली आपको एक्सपेंसेस दिए गए हैं 6,000 रुपीज़। सेल्स के एंट्री डालते हैं बाय गणेश ट्रेडर्स।
हमें गिवन था कि उसने 12,000 केजेस सेल किया था। अब यहाँ पर एक्चुअल सेल प्राइस उठा लेते हैं 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 12 लाख रुपीज़। सेल्स के ऊपर कमीशन, तो टू गणेश ट्रेडर्स अकाउंट, जो उसकी कमीशन है, आपको बोला गया है कि जो भी सेल्स उसने किए हैं उसके ऊपर 7.5% उसको कमीशन पे करनी है। अब नॉर्मल लॉस बाय साइड पे हम दिखाया करते थे, तो अब नॉर्मल लॉस जो 3000 केजीज थे उसकी वैल्यूएशन हमने वर्किंग नोट में ऑलरेडी कर दी थी 1,98,000। नॉर्मल लॉस के तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने आईपी पे कैलकुलेट किया था दैट वाज 344,500, और आईपी पे है तो स्टॉक रिजर्व भी कैलकुलेट करना है, तो टू स्टॉक रिजर्व जो इसकी लोडिंग है। प्रॉफिट कितना था वो अलग से मैंने ऐड किया था कि 4000 केजीज हैं, 16 रुपये पर केजी का प्रॉफिट है, 64,000 यहाँ पर ये प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हमने इंक्लूड कर दी हैं। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रॉफिट फाइनली कितना आता है। 3,20,000 प्लस 12 लाख प्लस 1,98,000 प्लस 344,500 प्लस 16 लाख माइनस 16 लाख माइनस 40,000 माइनस 6,000 माइनस 90,000 माइनस 64,000, तो हमारा आंसर आ जाता है 262,500। ठीक है, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 262,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा। कुछ नहीं किया, फटाफट से हमने एंट्रीज डाल दी हैं क्योंकि वर्किंग नोट हमने ठीक ठाक बना लिया था। उसके बाद एक छोटा सा कंसाइनीज अकाउंट बनाना है, गणेश ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, ये भी सिंपल सा अकाउंट होता है, इसकी रिवर्स एंट्रीज आपने पोस्ट करनी है। तो टू कंसाइनमेंट दैट इज 12 लाख रुपीज, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस हैं उसके दैट इज 6,000 रुपीज, और उसकी कमीशन है 90,000 रुपीज। उसने कोई बैंक ड्राफ्ट, कोई कैश या कोई ऐसी पेमेंट नहीं की है, तो बाकी जो भी बैलेंस होगा उसको हम बैलेंस ड्यू के नाम से लिख के खत्म करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा अकाउंट हमें और बनाना है दैट इज द अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं एंट्री टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,98,000। बाय साइड पे हम लिखा करते थे इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन में गिवन है कि 70,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था। चेक कर लेते हैं एक बार, यही वैल्यू थी। हाँ जी, 70,000 का क्लेम मिल गया था, तो बाकी जो भी डिफरेंस है वो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने वर्किंग नोट अभी हमने डिस्कस किया है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उसको बना लेना है। वो ध्यान से बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको सबको समझ आ गया है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।